कहानी की शुरुआत होती है च्युन योरी से, जो हैतम रिजर्वोयर के पास जंगल में चल रही होती है। वो एक डेड बॉडी की तलाश में यहाँ पर आई होती है। उसी वक्त दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर गांग वोक, जो एक मिसिंग पर्सन केस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, उसे भी किसी एनोनिमस टिप के थ्रू इसी जंगल में सस्पिशियस एक्टिविटी की खबर मिलती है। गांग वोक फौरन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, सिचुएशन उलट ही हो जाती है। दोनों को लगता है कि सामने वाला ही मर्डर है। बस फिर क्या था, दोनों के दरमियान जबरदस्त झगड़ा और हाथापाई शुरू हो जाती है। इतने में पुलिस वहां जाती है और दोनों को अलग करती है। पुलिस योरी का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसी की वजह से उन्हें बॉडी मिली थी। लेकिन गांगो को योरी पर अभी भी शक होता है। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, इतनी सुनसान जगह पर इस लड़की को डेड बॉडी मिली कैसे। वो योरी से सवाल करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो अपने कुलीग से बात करने के लिए थोड़ी देर मुड़ता है, योरी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है, जैसे गायब हो गई हो। इधर प्रोसिक्यूटर्स भी इसी बात पर हैरान होते हैं कि जिस एनोनिमस इंसान ने टिप दी थी, उसे इतनी दूर जंगल में छुपी बॉडी का पता आखिर कैसे चला। लेकिन असल सच कुछ और ही होता है। योरी दूर खड़ी पुलिस को बॉडी ले जाते हुए देखती रहती है, मगर वो अकेली नहीं होती। उसके पास उसी डेड आदमी की रूह भी खड़ी होती है। योरी उस रूह को तसल्ली देते हुए कहती है उसकी अगली जिंदगी जरूर खुशियों भरी होगी, उसे ये सब सहन नहीं करना पड़ेगा। वो खुद को रूहों की दोस्त मानती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो रूह उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। यहीं से हमें पता चलता है कि योरी सिर्फ घोस्ट को देख नहीं सकती, बल्कि उनसे बात भी करती है। अब कहानी हमें 6 साल पहले ले जाती है। उस वक्त योरी की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उसका बॉयफ्रेंड छाकियो उसे बहुत पसंद करता था और एक दिन वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। योरी खुश तो होती है, लेकिन उसकी अपनी कंडीशन उसे रोक रही होती है। उसे डर होता है कि जो रूहें उसके साथ रहती हैं, वो कभी भी उसके करीबी लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं, और वो किसी को भी टच करने में हेजिटेट करती है। लेकिन ग्यो के तसल्ली देने की वजह से वो अपने हाथों से ग्लव्स हटा देती है और ग्यो उसका हाथ पकड़कर वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। उसका हाथ पकड़ते ही ग्यो के हाथ में एक अलग सी चमक आ जाती है, जैसे किसी चीज का इशारा हो। उसके इस यकीन के बाद योरी भी शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन खुशियाँ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। एंगेजमेंट का दिन होता है। योरी बहुत ही खूबसूरत गाउन पहने बैठी होती है और वो बहुत ही प्रीटी लग रही होती है। अब क्यों अंदर आता है और उसे पता चलता है कि वो एंगेजमेंट की रिंग तो कार में ही भूल गया है। वो जल्दी पार्किंग लॉट में रिंग लेने चला जाता है, मगर वापस आते वक्त वो एलिवेटर में फंस जाता है और एलिवेटर अब बीच में रुक जाती है और उसका गेट खुलता है। लेकिन गेट खुलते ही ग्यो को बाहर अंधेरे से भरा हुआ समंदर दिखता है, जिसकी एक बहुत ही बड़ी सी लहर उसे अपनी तरफ आते हुए दिखती है। वो जल्दी से लिफ्ट का गेट बंद कर देता है, लेकिन लिफ्ट में पानी भरना शुरू हो जाता है और इतना काफी नहीं था कि एक आदमी की रूह उसका पैर पकड़कर उसे खींच रही होती है। जब योरी उसकी फिक्र में पार्किंग लॉट तक पहुंचती है, तो गियो उसे देखते ही घबरा जाता है। उसे लगता है कि योरी के साथ चलने वाली रूहें उसके आसपास भी आ गई हैं। वो कहता है कि तुम्हें टच करने से ही मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो शादी के बाद क्या होगा। इसी डर की वजह से वो योरी को अपने पास आने से मना कर देता है और अपनी शादी भी तोड़ देता है। उसी टाइम वो देखता है कि योरी के पीछे वो ही स्पिरिट खड़ी थी। वो जोर से कहता है कि अब वो योरी के करीब कभी नहीं आएगा और वहाँ से भाग जाता है। ये पल योरी की जिंदगी का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक बन जाता है। इसके बाद वो अपनी ताकत से भागना छोड़ देती है। अब वो रूहों से छुपने की जगह उनसे बात करना और उनकी बातें सुनना शुरू कर देती है। अब कहानी दोबारा प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। गांग वो कोर्ट में एक बहुत इम्पोर्टेंट मर्डर केस लड़ रहा होता है। मुलजिम का नाम है पार्क स्योंजे, जिस पर इल्जाम है कि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एउंजू का मर्डर किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पुलिस के पास ना मर्डर वेपन है और ना ही डेड बॉडी। सबूत ना होने की वजह से कोर्ट स्योंजे को बरी कर देता है। स्योंजे भी मुस्कुराकर गांगवो का मजाक उड़ाता है, लेकिन गांगवो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। वो फैसला करता है कि वो इस वर्डिक्ट के खिलाफ अपील जरूर करेगा। तभी चीफ प्रोसिक्यूटर नाम सांग हो उसे समझाता है कि स्योंजे के पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इस केस को यहीं खत्म कर देना बेहतर है।
लेकिन गांगवुक सीधा मना कर देता है। उसके लिए इंसाफ किसी पॉलिटिकल पावर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी दिन बाद में गांगवुक की दादी उसे एक मोनेस्ट्री ले जाती हैं ताकि वो दुआ कर सके। साथ ही दादी उसे डेटिंग और शादी की एडवाइस भी देने लगती हैं। गांगवुक हंसी में कहता है कि उसके पास रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल टाइम नहीं। मजाक मजाक में वो कह देता है कि अगर आपको इतनी ही फिक्र है तो आप ही किसी के साथ डेट कर लो। रात को ऑफिस में उसके कोलीग्स उसके साथ प्रैंक करते हैं, घोस्ट का ड्रामा क्रिएट करके उसे डरा देते हैं। आयरोनिकली गांगवुक को घोस्ट से बहुत डर लगता है और ये बात आगे चलकर कहानी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दूसरी तरफ हमें यूरी की असली पहचान का पता चलता है। वो कोई आम लड़की नहीं है बल्कि रियेना होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की हेयरेस है। ऑफिस पहुंचते ही उसके स्टाफ उसका वेलकम करते हैं। तभी एक छोटी सी बच्ची गलती से उसे टकरा जाती है, लेकिन यूरी फौरन पीछे हट जाती है और उस बच्ची को टच करने से बचती है। ये सब उसकी उसी मिस्टीरियस कंडीशन की वजह से है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से किसी और की जिंदगी मुश्किल बन जाए। थोड़ी देर बाद स्टाफ उसे बताता है कि उसकी दादी चेयरवुमन बैक क्योंजा उससे मिलना चाहती है। इसी बीच दूसरी तरफ पाक स्योंजे मीडिया के सामने खुद को बेकसूर साबित करते हुए इंटरव्यूज दे रहा होता है और यहीं एक नया कनेक्शन सामने आता है। यूरी की कजन हारी जो सोंगजे को डेट कर रही होती है, चेयरवुमन बैक के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है कि अब जब सोंगजे सारे इल्जामात से बरी हो चुका है तो वो उन दोनों की शादी अप्रूव कर दें। लेकिन क्या सोंगजे वाकई बेकसूर है? इस बात पर घर में फैमिली मीटिंग चल रही होती है। हारी का भाई दोंगजून और उसकी मां किए ही दोनों का मानना होता है कि अगर हारी की शादी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जिन दोंग के बेटे स्योंगजे से हो गई तो इसे रियेना ग्रुप के बिजनेस को बहुत फायदा होगा। अब सबकी नजरें यूरी पर टिक जाती हैं। चेयरवुमन उससे पूछती हैं कि इस शादी के बारे में उसकी क्या राय है। यूरी बहुत कामली जवाब देती है। वो कहती है कि सिर्फ बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो ये शादी बहुत ही अच्छा फायदा है, लेकिन अगर हारी की खुशी और फ्यूचर की बात की जाए तो स्योंगजे बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं। उसके मुताबिक स्योंगजे अभी तक बाप के पैसों पर जीता है और सबसे बड़ी बात वो एक चीटर भी है। यूरी की बात सुनकर माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तब चेयरवुमन एक और फैसला सबके सामने रखती हैं। वो बताती हैं कि वो सिएना हॉल को तोड़कर उसकी जगह एक आर्ट गैलरी बनाना चाहती हैं। दूसरी तरफ होटल के एम्प्लॉयज आपस में इसी बिल्डिंग की बात कर रहे होते हैं। उनका कहना होता है कि जब से यूरी की एंगेजमेंट टूटी है तब से सिएना हॉल के साथ सिर्फ बैड लक ही जुड़ी हुई है। लेकिन यूरी इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती, क्योंकि ये बिल्डिंग उसके लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उसके डेड फादर की तरफ से उसकी मदर के लिए दिया गया एक स्पेशल गिफ्ट है। चेयरवुमन समझाती हैं कि इमोशंस अपनी जगह लेकिन बिजनेस को नुकसान हो रहा है, इसीलिए वो यूरी को फैमिली डिनर पर बुलाती हैं ताकि आराम से इस बारे में बात की जा सके। मगर यूरी इनविटेशन रिजेक्ट कर देती है। वो किसी के साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करती। उस शाम वो जिम में वर्कआउट करती है, फिर टेक आउट ऑर्डर करती है और हमेशा की तरह अकेली ही अपनी रात गुजार देती है। यूरी की तन्हा जिंदगी देखकर साफ समझ आता है कि अपनी मिस्टीरियस पावर की वजह से उसने लोगों से डिस्टेंस बनाना सीख लिया है। इधर गांगवुक अपने कोलीग पिलडोंग और ह्योंगमिन के साथ बारबेक्यू रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है। टीवी पर न्यूज चल रही होती है जहां पार्क स्योंगजे को एक शरीफ और बेकसूर इंसान के तौर पर दिखाया जा रहा होता है। ये देखकर गांगवुक का खून खोल उठता है। उसका यकीन और मजबूत हो जाता है कि स्योंगजे वाकई में एक मर्डरर है, बस उसके खिलाफ सबूत मिलना बाकी है। डिनर के बाद गांगवुक एक कन्वीनियंट स्टोर पर रुकता है। वहाँ उसकी नजर दो अजीब से आदमियों पर पड़ती है। उनमें से एक के कपड़े, खासकर उसका गंदा सूट देखकर गांगवुक को शक हो जाता है। उसी वक्त यूरी भी अपनी कार लेकर उसी कन्वीनियंट स्टोर पर बाहर आती है, लेकिन वो शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि एक घोस्ट की मदद करने आई होती है। तभी वो दोनों सस्पिशियस आदमी जल्दी जल्दी भागते हुए उसकी कार से टकरा जाते हैं। उसके बाद बिना परमिशन लिए सीधा यूरी की कार में बैठ जाता है और कहता है कि फौरन उन आदमियों का पीछा करना होगा। यूरी उसे दोबारा देखकर शॉक हो जाती है। वो सीधा मना कर देती है, लेकिन गांगवुक अपनी गवर्नमेंट जॉब का हवाला देकर उसे कन्विंस करता है कि अगर अभी उनका पीछा नहीं किया तो वो हमेशा के लिए भाग जाएंगे। यूरी अभी भी तैयार नहीं होती, लेकिन उसकी कार में मौजूद घोस्ट उसे रास्ता दिखाता है।
यहीं एक बार फिर हमें देखने को मिलता है कि योरी की घोस्ट से बात करने की पावर इन्वेस्टिगेशन में कितनी यूजफुल साबित हो सकती है। घोस्ट की गाइडेंस की वजह से योरी उन आदमियों का पीछा करते हुए एक सुनसान और अबेंडेंट गली तक पहुंच जाती है। कांग-वोक उसे कहता है कि वो कार लॉक करके अंदर ही रहे और वो खुद उन क्रिमिनल्स का सामना करने निकल पड़ता है। लेकिन सिचुएशन अचानक खराब हो जाती है। उन आदमियों में से एक कांग-वोक पर हमला कर देता है। ये देखकर योरी फौरन कार से बाहर निकलती है और वक्त पर कांग-वोक की जान बचा लेती है। कांग-वोक उसका शुक्रिया अदा करता है और पहली बार उसका नाम पूछता है। लेकिन उसी वक्त दोनों की नजर उन क्रिमिनल्स की गाड़ी पर पड़ती है और अंदर देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। गाड़ी के अंदर एक डेड बॉडी रखी होती है। कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और दोनों क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लेती है। अब असल सच सामने आता है। ये सब उस डेड आदमी की रूह की वजह से हुआ था। उसकी स्पिरिट ने ही योरी से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसके किलर को पकड़वाए, इसीलिए योरी उस घोस्ट की मदद कर रही थी। रात को योरी घर लौटकर अकेली बैठकर ड्रिंक करती है। दूसरी तरफ कांग-वोक की हालत अजीब होने लगती है। उसके जहन में बार बार सिर्फ योरी ही घूम रही होती है। जहाँ देखता है उसे लगता है जैसे योरी उसके आसपास ही खड़ी हो। बेचारा कांग-वोक खुद ही पैनिक करने लगता है। अगली सुबह कांग-वोक और उसकी टीम दोबारा हैदम रिजर्वोयर वाले केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। तब पिलडोंग बताता है कि एनोनिमस टिप देने वाले ने मोबाइल फोन यूज नहीं किया था। उसने एक मोबाइल फोन बूथ से कॉल की थी। कांग-वोक सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है कि अचानक उसकी नजर कॉलर के शूज पर पड़ती है। ये कोई नॉर्मल शूज नहीं बल्कि बहुत ही एक्सपेंसिव लग्जरी शूज होते हैं और कांग-वोक को याद आ जाता है कि उसने ये शूज पहले भी कहीं देखे हैं। इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चलता है कि पूरे कोरिया में सिर्फ 3 लोगों के पास ये लिमिटेड एडिशन शूज हैं और 3 लोगों में से एक नाम है छियोन योरी। अब कांग-वोक को लगता है कि शायद योरी का इस केस से कोई कनेक्शन है, इसीलिए वो सीधा रिएना होटल्स पहुंच जाता है। लेकिन होटल स्टाफ योरी से मिलने की परमिशन नहीं देते। मजबूरन वो वापस निकलने लगता है। तभी उसकी नजर अचानक योरी पर पड़ती है। कांग-वोक फौरन उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। मजेदार बात ये होती है कि जिस हेयरड्रेस को वो ढूंढ रहा होता है उसे ये बिल्कुल पता ही नहीं होता कि वो लड़की उसके सामने भाग रही है। योरी उससे बचने के लिए स्टाफ लॉकर रूम के अंदर घुस जाती है। कांग-वोक भी उसके पीछे अंदर चला जाता है। लेकिन एम्प्लॉयज के आने की आवाज सुनते ही वो जल्दी से एक लॉकर के अंदर छुप जाता है। इधर स्टाफ आपस में योरी की बुराई करने लगता है। कोई उसे एरोगेंट कहता है तो कोई उसे रूड और डिसरिस्पेक्टफुल बोलता है। थोड़ी देर बाद योरी लॉकर रूम से निकलकर अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है। कांग-वोक भी चुपके उसका पीछा करता है और जैसे ही योरी ऑफिस के अंदर गिरने वाली होती है कांग-वोक फौरन आगे बढ़कर उसका बिना ग्लव्स वाला हाथ पकड़ लेता है और यहीं पर एपिसोड एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर के साथ खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है, योरी हमेशा ग्लव्स क्यों पहनती है और कांग-वोक का उसका बेयर हैंड पकड़ने से उसके साथ क्या होने वाला है? ये सब जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने रिव्यूज जरूर कमेंट में लीव करना। मैं मिलूंगी इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।